नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र कुमार और आप सबका स्वागत है MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, 15 अक्टूबर 2022 को होने वाली पैट की परीक्षा जो शिफ्ट फर्स्ट में पेपर हुआ था, दोस्तों मैं आज उसकी आंसर की को लेकर के आया हूं। तो दोस्तों मिलान करते हैं शिफ्ट फर्स्ट के पेपर के उत्तरों को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सभी। कौन सा दोस्तों? यह सभी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों जो कोसी नदी है उसे दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न 4 नंबर, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो दोस्तों प्राथमिक चरण में अगर गतिविधियों की बात की जाए तो दोस्तों कृषि से संबंधित होती है। किससे दोस्तों? कृषि से। और दोस्तों जो कृषि होता है वो आपके प्राथमिक चरण में आता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक। अगला प्रश्न 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो दोस्तों जो सिडबी है ये वाणिज्यिक बैंक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वैधानिक निगम। कौन सा दोस्तों? वैधानिक निगम। अगला प्रश्न है 7 नंबर, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो आपकी कार्यकारिणी होती है इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। जो संघ कार्यकारिणी होती है दोस्तों इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है? तो दोस्तों आर्टिकल 124 मतलब 124 दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों के पास क्या है दोस्तों? इनके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है। अगला प्रश्न 10 नंबर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय। क्या दोस्तों? गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो दोस्तों उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को है। किसे दोस्तों? संसद को है। अगला प्रश्न 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो दोस्तों जो नायलॉन है, नायलॉन ये कृत्रिम रेशा है, ये वनस्पति रेशा नहीं है। अगला प्रश्न 13 नंबर, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों जो तारों का रंग होता है वो तारे के तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए बात की जाए तो CO2 सर्वाधिक जिम्मेदार है। और दोस्तों जो CO2 होती है ये ग्रीन हाउस गैस है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। अगला प्रश्न 15 नंबर, न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों जो न्यूमोनिया होता है ये फेफड़े लंग्स को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न 16 नंबर, 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अगला प्रश्न 17 नंबर, 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का परिणाम 45 है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि 5वां परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 5वां परिणाम जो होगा उसका 50 होगा। क्या होगा दोस्तों? 50। इसका सही जवाब हो जाएगा 50। अगला प्रश्न 18 नंबर, अंडर रूट
29.8116 प्लस अंडरवुड 77.44। इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 14.26। क्या हो जाएगा दोस्तों? 14.26, विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 19 नंबर। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो दोस्तों जो पादप कोशिका होती है उसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न 20 नंबर। 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 30। जब इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा 30। अगला प्रश्न 21 नंबर। तो दोस्तों ये 21 नंबर है। 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बट्टे 0.005 स्क्वायर प्लस 0.041 का स्क्वायर प्लस 0.0073 का स्क्वायर। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों अभी हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 100। दोस्तों इसका जब हम विश्लेषण लगाएंगे तब आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो दोस्तों सही विलोम युग्म किस में है? तो दोस्तों नूतन और पुरातन, नूतन और पुरातन ये सही विलोम युग्म है। अगला प्रश्न ख्याली पुलाव पकाना। तो दोस्तों जो ख्याली पुलाव पकाना है इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा असंभव बातों की कल्पना करना, विकल्प नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद महाधन ऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाधन ऋषि हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो दोस्तों अंश मीन्स हिस्सा और अंश मीन्स कंधा, ये ठीक है। अपेक्षा आशा और उपेक्षा निरादर, और दोस्तों अनिल हवा और अनल आग। लेकिन दोस्तों जो अवलंब होता है और अविलंब होता है ये सही नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न 26 नंबर। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो दोस्तों विकल्प नंबर डी हो जाएगा। पार्वती, रुद्राणी और भवानी ये तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न 27 नंबर। बाज कैरोलेंस ब्रदर एंड आउटडोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा नो। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नो। अगला प्रश्न दोस्तों 28 नंबर। भाई वर्दा स्क्वाड कलेक्टेड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा फॉर बीटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर बीटिंग। अगला प्रश्न 29 नंबर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो महिला है वो नीलेश की पत्नी है। अगला प्रश्न 30 नंबर। असंगत को अलग करें। तो दोस्तों असंगत कौन सा है इसमें? 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ये 100 है, ये सबसे अलग है। अगला प्रश्न 31 नंबर। 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रवार। अभी दोस्तों हम केवल आंसर की को मिलान करते हैं, बाद में हम इसका पूरा विश्लेषण आपको कराएंगे। अगला प्रश्न है गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल। दोस्तों पार्शियल का सिनोनिम्स पूछा है। तो दोस्तों पार्शियल होता है थोड़ा थोड़ा, और उसी तरह से ये होता है इनकम्प्लीट। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब भी होता है दोस्तों थोड़ा थोड़ा, कम। अगला प्रश्न चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट। तो दोस्तों डिसअपॉइंट का आपको एंटोनिम्स बताना है, मीन्स विलोम बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सेटिस्फाई। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 34 नंबर। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर, किसके लिए दोस्तों वन वर्ड देना है? द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग डिक्शनरीज। तो दोस्तों इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए वन वर्ड होगा लेक्सिकोग्राफी। कौन सा दोस्तों? लेक्सिकोग्राफी। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर। यदि नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाता है, दोस्तों ये कोडित होगा, यहाँ कोडित किया जाता है, तो गैदर का कोड क्या होगा? तो दोस्तों गैदर का कोड होगा TBGRFH। विकल्प नंबर
डी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों 36 नंबर। दोस्तों इसमें क्या है, ये निष्कर्ष दिए हैं और ये दोस्तों कथन दिया है। तो दोस्तों इस कथन को पढ़ के हमें निष्कर्ष निकालना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 37 नंबर। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों अगर अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर की बात की जाए तो दोस्तों ये कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न 38 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो दोस्तों पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार करने वाला जो देश है वो दोस्तों इजराइल है। अगला प्रश्न 39 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो मोदी जी ने ये IIBX लॉन्च किया है दोस्तों, ये गुजरात में लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया दोस्तों? गुजरात में। अगला प्रश्न 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो दोस्तों किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन ने सबसे बड़ा ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास किया है। अगला प्रश्न दोस्तों 41 नंबर। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो दोस्तों उसका नाम क्या है दोस्तों? स्काई लाइट। क्या है दोस्तों? स्काई लाइट। अगला प्रश्न 42 नंबर। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों जो आपकी आकाशा उद्घाटन हुआ है दोस्तों वो किस किस के बीच हुआ है? मुंबई से अहमदाबाद। किन दो शहर, कौन से दो शहर हैं दोस्तों? मुंबई और अहमदाबाद। अगला प्रश्न 43 नंबर। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न 44 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो दोस्तों UAE ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगला प्रश्न 45 नंबर। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा IIT मद्रास। कौन सा दोस्तों? IIT मद्रास। अगला प्रश्न 46 नंबर। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अमित शाह। अगला प्रश्न 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो दोस्तों गोवा एक ऐसा राज्य है जो हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है। अगला प्रश्न 48 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो दोस्तों माजुली नदी द्वीप ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न 50 नंबर। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो दोस्तों हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट है। कौन सी दोस्तों? हंगेरियन फॉरेंट है। अगला प्रश्न स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर प्रथम गठित राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न 52 नंबर। डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों लोकसभा में 25 वर्ष होती है और दोस्तों राज्यसभा में 30 वर्ष होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी 25 वर्ष। अगला प्रश्न 53 नंबर। UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। विकल्प नंबर ए सही है। अगला प्रश्न 54 नंबर। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न 55 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न 56 नंबर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी? तो दोस्तों पावर्स ऑफ द माइंड के जो ऑथर हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न 57 नंबर। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार करता है? तो दोस्तों अब ये आपके 5 प्रश्न जो होंगे वो आपका जो
पैसेज आई थी हिंदी में साहित्य वाली, उससे है। तो दोस्तों 57 नंबर का सही जवाब हो जाएगा दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला प्रश्न 58 नंबर, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने के से सदा पीछे रहते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मुझे डाउट लग रहा है, आप इसे स्टार लगा करके छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न 59 नंबर, साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो दोस्तों जो साहित्य है हमें कैसे जानकारी देता है? राष्ट्र का इतिहास बताकर, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न 60 नंबर है दोस्तों, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी, क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूषणों को स्वीकार करना सिखाता है। ठीक है दोस्तों अभी आपको एक डाउट में मैंने प्रश्न नंबर बताया था 58, इसका एक बार फिर से देखते हैं। अगर पैसेज पढ़ के देखेंगे आप तो आप निष्कर्ष निकाल पाएंगे। साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो दोस्तों साहित्यकार समाज में अपने कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश करता है। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर डी सही होगा। फिर चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 61 पर, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? तो दोस्तों इस पूरे गद्यांश में साहित्य और समाज की बात की जा रही है। तो दोस्तों इसका सही शीर्षक हो जाएगा साहित्य और समाज। अगला प्रश्न दोस्तों, गद्यांश में चिरस्थायी, दोस्तों ये दूसरा वाला गद्यांश चलने लगा। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें क्षणभंगुर शब्द प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों चिरस्थायी मतलब टिका रहना और क्षणभंगुर क्षण भर में, भंगुर मतलब टूट जाना, नष्ट हो जाना। अगला प्रश्न 63 नंबर, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो दोस्तों सत्य की तलाश इस शरीर द्वारा असंभव है, ये तो गलत है। श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी, संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा 65 नंबर, सत्य और अहिंसा के मार्ग को अश्क की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। तो दोस्तों अश्क की धार का मतलब होता है तलवार की धार पर चलने के समान है उसका दोस्तों सत्य का मार्ग। अगला प्रश्न 66 नंबर, समरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों हम सत्य की आराधना कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों अब आपके मैथ के ग्राफ वाले प्रश्न होंगे जो 67 से 71 तक के प्रश्न हैं दोस्तों इस ग्राफ से होंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 67 का उत्तर। प्रश्न नंबर 67 है, इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना 26.66 लाख। कितनी दोस्तों 26.66 लाख। दोस्तों एक दिन हम आपको ये चारों ग्राफ सॉल्व करा देंगे, अभी आप केवल उत्तर देख लीजिए। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना % है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 0.6%। कितनी दोस्तों 0.6%। अगला प्रश्न 69 नंबर, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना % था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 2011 में इन सभी मदों पर व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग 68.33% था। ठीक है दोस्तों विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है? तो
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 109 और 151, 109 अनुपात 151। अगला प्रश्न 71 नंबर, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 738.44 लाख। कौन सा दोस्तों? 738.44 लाख। अगला देखते हैं दोस्तों अब अगले प्रश्न जो 72 से 76 तक हैं इस दूसरे वाले ग्राफ पे डिपेंड करेंगे। तो दोस्तों इनका भी उत्तर देख लेते हैं फटाफट से। 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियांग की औसत गति का अनुपात क्या था? तो दोस्तों अल्टो और टियांग की औसत गति जो थी दोस्तों वो 25:36 थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 73 को। ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपने औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गए हैं दोस्तों। यहाँ है 12 घंटे और दोस्तों यहाँ पर है आपका इनमें से कोई नहीं, और दोस्तों यहाँ है आपका 0 घंटे, और दोस्तों यहाँ पर है आपका 22 घंटे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 0 घंटे। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? 0 घंटे। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 74 नंबर, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 56:99। अगला प्रश्न 75 नंबर, 10 दिनों के दौरान टियांगो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 18:25। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 76 नंबर, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती हैं तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 61 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 77 से 81 तक जो दोस्तों हैं प्रश्न ये इस ग्राफ पर आधारित हैं। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 77, 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 5000। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 78 नंबर, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या तथा कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या का अनुपात क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 9:13। अगला प्रश्न 79 नंबर, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2002। अगला प्रश्न 80 नंबर, 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1%। कितनी दोस्तों? 1%। अगला प्रश्न 81 नंबर, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 96.15%। कौन सा दोस्तों? 96.15%। अगला प्रश्न दोस्तों 82 से 86 तक का प्रश्न इस ग्राफ पर आधारित है। दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 82, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2017। अगला प्रश्न 83 नंबर, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 4 वर्ष में। अगला प्रश्न 84 नंबर, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 84 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 20%। कितनी गिरावट थी दोस्तों? 20%। अगला प्रश्न है 85 नंबर, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल बराबर की बात कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 2012 और
17। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 86 को। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 137.5%, विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों 87 नंबर, संगमरमर पर पियत्रा पित्राधुरा रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो दोस्तों शुरुआत तो आपकी जो हुई थी दोस्तों अकबर के समय से या औरंगजेब के समय में भी चला, लेकिन जो प्रसिद्ध हुआ दोस्तों ये शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? तो दोस्तों तांबे को ताम्रपाषाण युग में सबसे पहली बार उपयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है राजगीर। अगला प्रश्न 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो दोस्तों जो मौर्य सम्राट अशोक था दोस्तों, ये जो था इसने अपने एक अभिलेख में अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखवाया था। अगला प्रश्न 91 नंबर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब मुगल सम्राटों का शासन था। अगला प्रश्न 92 नंबर, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों भूदान ग्रामदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न 93 नंबर, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन सा दोस्तों? कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न 94 नंबर, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो दोस्तों राष्ट्रवाद की प्रथम स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। अगला प्रश्न 95 नंबर, सरकार के निम्न में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भारत अधिनियम 1935। अगला प्रश्न 96 नंबर, प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? तो दोस्तों ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो दोस्तों जनसंख्या वितरण को प्रभावित तो सभी करते हैं, लेकिन आर्थिक कारण की बात करें तो पानी की उपलब्धता यह आर्थिक कारण नहीं है। अगला प्रश्न 98 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 99 नंबर, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों अक्टूबर की मुख्य गर्मी का कारण है उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, विकल्प नंबर ए ठीक हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 100 की बात करते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से जीएमटी से कितना आगे है? तो दोस्तों ये 5.5 घंटा आगे है। तो दोस्तों 15 अक्टूबर को जो पैट का एग्जाम हुआ था, 15 अक्टूबर को दोस्तों हुआ था शिफ्ट फर्स्ट। कौन सा दोस्तों? शिफ्ट फर्स्ट। तो दोस्तों इसकी ये आंसर की थी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा। दोस्तों इसी तरह की आंसर कीज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।